गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए आपका जो बुक है बिजनेस स्टडीज़ व्यावसायिक अध्ययन, उसमें जो लेसन फर्स्ट एक्सरसाइज है मैनेजमेंट, उससे संबंधित बातों को रख रहा हूँ। मैंने आपको बिजनेस स्टडीज़ के तहत अपने फर्स्ट वीडियोस में व्हाट इज़ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है, प्रबंध क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, फादर ऑफ मैनेजमेंट कौन है, इन सारी चीज़ों को बता दिया था। स्टूडेंट छात्रों, प्रबंध दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ मिल करके काम करने और करवाने की कला है। जो व्यक्ति इस काम को कर सकता है वो मैनेजर कहलाता है, वो प्रबंधक कहलाता है। मैं यहाँ दो चीज़ का अर्थ स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि बहुत सारे छात्रों को ये शंका रहती है कि प्रबंध और प्रबंधक दोनों एक होता है, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। दिस इज रॉन्ग, यह बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट, प्रबंध एक शब्द है, क्लियर। प्रबंधक एक व्यक्ति है, ओके, और प्रबंधन एक कार्य है। दैट मीन्स, इसका मतलब हुआ कि प्रबंधक के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा जो कुछ भी कार्य किया जाता है वो प्रबंधन कहलाता है। तो प्रबंध एक शब्द है, प्रबंधक एक व्यक्ति है, और प्रबंधन व्यक्तियों के द्वारा किया जाने वाला कार्य है। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। प्रबंध किसी भी संगठन को चलाने के लिए पूंजी श्रम से ज़्यादा मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि पूंजी और श्रम के बीच, पूंजी और मजदूर के बीच जो एक अनुपात होना चाहिए उत्पादन करने के लिए, इन दोनों को करीब लाने वाला, नज़दीक लाने वाला जो एलिमेंट है, जो तत्व है, वो प्रबंध है। क्योंकि इसी के अंतर्गत एक प्रबंधक किसी संस्था में रहते हुए अपने विशेष ज्ञान के द्वारा संगठन का निर्माण करता है, नियोजन करके संगठन बनाता है, और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के समूह से काम करवा लेता है। परंपरागत अर्थों में प्रबंध में स्वयं काम करने की कला ही प्रबंध थी, लेकिन आधुनिक समय में, अभी वर्तमान युग में, जो व्यक्ति दूसरों से काम करवा सकता है वही प्रबंधक कहला सकता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रबंध की आवश्यकता सिर्फ व्यावसायिक संगठन में ही नहीं है, चाहे वो आपके जिंदगी का सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, इसमें प्रबंध का महत्व को स्वीकार किया गया है। चाहे आपका परिवार हो, विद्यालय हो, अस्पताल हो, किसी भी तरह का जगह जहां व्यक्तियों का एक समूह कार्य करता है, वहां प्रबंध की आवश्यकता होती है। किसी विद्वान ने कहा है कि प्रबंध के अभाव में उत्पादन के साधन मात्र ही रह जाते हैं। ओके,
कभी उत्पादक नहीं बन पाते हैं। इसका मतलब हुआ कि जब तक गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर नहीं होगा, गाड़ी नहीं चल सकता है। वर्तमान समय में मनुष्य से तेज कंप्यूटर सोचता है, कंप्यूटर काम करता है, लेकिन उसको चलाने के लिए श्रम की आवश्यकता होती है, मजदूर की आवश्यकता होती है, किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। प्रबंध स्वयं में संसार के विभिन्न संगठनों को अपनी ओर आकर्षित कर रखा है। आपके जीवन का कोई भी कार्य बिना प्रबंध का, बिना मैनेजमेंट का पूरा नहीं हो सकता है। यह अधूरा है, यह अपूर्ण है। आज मैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में आपको बता रहा हूं। आप ध्यान से सुने। जो नोट्स करने के लिए अभी बोला जाएगा आपको, उसको आप अपने नोटबुक में नोट करें, और आपके पास जो बुक है उस बुक में टूल किट दिया हुआ है, उसको पढ़िए। उसके अंत में क्वेश्चन आंसर बॉक्स दिया हुआ है, इसका अध्ययन कीजिए। और लॉकडाउन के बाद जब हम लोगों का क्लास स्टार्ट होगा तो जो कुछ भी और पढ़ाना, बताना, लिखाना है वो हम पूरा करवाएंगे, क्योंकि जब हम साथ में हैं तो परेशानी नहीं होगी। आइए देखते हैं कि क्या है प्रबंध के कार्य, प्रिंसिपल ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है। इसमें देखिए कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हमने लिखा है कि प्रबंध के कार्य, प्रबंध के 5 कार्य महत्वपूर्ण, जिसमें पहला है प्लानिंग। क्लियर? प्लानिंग का मतलब नियोजन। नियोजन किसी भी कार्य को करने से पहले सोचने विचारने की एक प्रक्रिया है। क्लियर? नियोजन भविष्य के कार्यों को वर्तमान में निर्धारित करना है। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है। नियोजन के द्वारा एक प्रबंधक, एक उद्यमी, एक व्यक्ति ये सोचता है कि निर्धारित लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेगा, उसको प्राप्त करने के उसके पास क्या उपलब्धता है, कब करेगा काम, कैसे करेगा, किसके द्वारा करवाएगा, इन सारी चीजों का निर्धारण करना ही नियोजन कहलाता है। नियोजन भविष्य को देखने की एक प्रक्रिया है। नियोजन के अभाव में प्रबंध के कार्य संपन्न नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। इसलिए प्राथमिक कार्य के अंतर्गत नियोजन में ये निर्धारित किया जाता है लक्ष्य को कि हमें क्या प्राप्त करना है। क्लियर? प्रबंध का दूसरा कार्य होगा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। संगठन का अर्थ होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब एक साथ मिल करके किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं तो वो संगठन कहलाता है। क्लियर? वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। जहां भी व्यक्तियों का समूह काम करेगा वो स्वतः संगठन बन जाएगा, अगर उसका पर्पस एक हो तब। प्रबंध के अंतर्गत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के समूह की आवश्यकता होती है जो संगठन का रूप लेता है। संगठन के अभाव में संस्था के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल है।
क्योंकि लंका जाने के लिए समुद्र अकेला बनाना मुश्किल है, इसलिए जामवंतों का सहारा लेना जरूरी था। एक संगठन होता है जो आपको लक्ष्य के लिए सीढ़ी बनाता है। प्रबंध के तीसरे कार्य थर्ड में आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण प्रबंध का तीसरा और महत्वपूर्ण कार्य है। नियुक्तिकरण का अर्थ हुआ कि संस्था में रिक्त पदों को भरना, अर्थात संगठन में पद के हिसाब से रिक्त पदों पे उपयुक्त कर्मचारियों का चयन करना ही नियुक्तिकरण कहलाता है। क्योंकि संगठन में जब संगठन बनेगा तो उसमें कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति के लिए आप इसका सहारा नियुक्तिकरण स्टाफिंग का सहारा लेते हैं। नियुक्तिकरण के अंतर्गत आप किसी भी कर्मचारी को दो तरह से नियुक्त करते हैं। एक आंतरिक स्रोत है, दूसरा बाहरी स्रोत है, इंटरनल और एक्सटर्नल। नियुक्तिकरण के आंतरिक स्रोत के अंतर्गत संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को, उसके रिश्तेदार को, रिटायर्ड कर्मचारियों को आप बुलाते हैं काम पे। संस्था के एक्सटर्नल स्टाफिंग के लिए आप एडवर्टीजमेंट निकालते हैं। इसके अंतर्गत संस्था में पद के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद उसे ट्रेनिंग दिया जाता है, उसे प्रशिक्षण दिया जाता है, उसे बताया जाता है, उसका ट्रांसफर किया जाता है, उसका प्रमोशन किया जाता है। ये सारे काम नियुक्तिकरण के अंतर्गत ही आता है। तो नियुक्तिकरण का अर्थ हुआ संस्था में रिक्त पदों को भरा जाना। चौथा और महत्वपूर्ण कार्य है वह है डायरेक्शन, निर्देशन। निर्देशन का मतलब है कि संस्था में जो भी संगठन का निर्माण किया गया लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उनमें जो मानव बल है उसका पथ प्रदर्शन करना कि उसे क्या करना है, उसका सुपरविजन करना, उसका देखरेख करना, उसको संदेशवाहन पहुंचाना, उसका नेतृत्व करना, लीडरशिप करना, उसको मोटिवेट करना। तो निर्देशन के अंतर्गत संस्था में कार्यरत संगठन को, व्यक्तियों को निर्देशित करना, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें नेतृत्व प्रदान करना, उन्हें अभिप्रेरण करना। प्रशिक्षण का मतलब होता है कि जो कर्मचारी काम कर रहा है उसका देखरेख करना। जो व्यक्ति देखरेख करता है वो सुपरवाइजर कहलाता है, पर्यवेक्षक कहलाता है। और जो व्यक्ति ये काम करता है या उसके द्वारा जो काम किया जाता है देखने का, वो सुपरविजन कहलाता है। तो यहां दो चीज आया, एक आया सुपरवाइजर और एक आया सुपरविजन। तो सुपरवाइजर एक व्यक्ति है और उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य सुपरविजन है, जो निर्देशन के अंतर्गत किया जाता है। अब क्वेश्चन उठेगा कि सुपरविजन क्यों किया जाता है? सुपरविजन इसलिए किया जाता है कि डायरेक्शन के अंतर्गत, निर्देशन के अंतर्गत आपने कर्मचारियों को जो काम दिया तो एक निश्चित समय के बाद उसे यह देखने की आवश्यकता होती है कि वो काम कर रहा है या नहीं, उसे कहीं कोई समस्या तो नहीं है। तो इसके लिए पर्यवेक्षण आता है। दूसरा होता है संदेशवाहन। संदेश का आदान प्रदान, दो व्यक्तियों के बीच उसके विचारों का आदान प्रदान होना ही संदेशवाहन कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। तीसरा है नेतृत्व, कि नेतृत्व जब तक नहीं होगा तब तक संगठन का अस्तित्व नहीं होगा।
संगठन में एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो पूरे समूह को साथ लेकर चले, और जो व्यक्ति ये काम करता है वो नेता कहलाता है। इसलिए हम आपको आगे पढ़ाएंगे, बताएंगे कि सभी प्रबंधक नेता होते हैं, लेकिन सभी नेता प्रबंधक नहीं होते। इसलिए प्रबंधक में नेतृत्व का गुण होना जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है बराबर कि सभी प्रबंधक नेता होते हैं और सभी नेता प्रबंधक नहीं होते हैं, इसलिए नेतृत्व होना भी जरूरी है। निर्देशन का जो लास्ट आपका है तत्व, एलिमेंट, वो है मोटिवेशन। बड़ा परिचित शब्द है। मोटिवेशन का मतलब है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में भी दो शब्दों का अर्थ छुपा हुआ है, एक है प्रेरणा और एक है अभिप्रेरणा। स्टूडेंट्स प्रायः इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अभिप्रेरणा स्वतः उत्पन्न होता है, आपके अंदर से आने वाली आवाज है, अंदर का ऊर्जा है, जो आपको कोई भी काम करने के लिए एग्रेसिव बनाता है, उत्तेजित करता है। और प्रेरणा दूसरों से ली जाती है। मोटिवेट और कल्टीवेट, आपको मोटिवेट किया जाएगा लेकिन आप स्वतः अभिप्रेरित होंगे। अब बच्चा को देखते हैं, कभी कभी वो पढ़ने के लिए बहुत मार खाता है लेकिन पढ़ने के लिए नहीं बैठता है, और कभी स्वयं पढ़ने के लिए चला जाता है। तो स्वयं अभिप्रेरित व्यक्ति किसी बड़े लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करता है, क्योंकि ये आपके अंदर से आती है, अंदर की आवाज है, इसको दबाना बड़ा मुश्किल होता है। और प्रेरणा का मतलब है कि ये दूसरे से आप सीखते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, स्वामी विवेकानंद हो, नेल्सन मंडेला हो, महात्मा गांधी हो, भगत सिंह हो, जो भी हो, इनके कहानियों को पढ़ करके, कपिल देव हो, इनके कहानियों को पढ़ करके, इनके बारे में जान करके हम इनके मार्गों पे चलने का प्रयास करते हैं। मेरा मन होता है इन कहानियों को जानने के बाद, ये प्रेरणा है। तो निर्देशन डायरेक्शन के 4 एलिमेंट हैं, 4 तत्व हैं। पहला सुपरविजन मीन्स पर्यवेक्षण, सेकेंड में कम्युनिकेशन मीन्स संदेश वाहन, थर्ड में होगा लीडरशिप नेतृत्व, और चौथा होगा मोटिवेशन मीन्स अभिप्रेरण। लास्ट और अंतिम कार्य है प्रबंध का, वह है कंट्रोलिंग, नियंत्रण, सीमा रेखा। छात्रों, नियंत्रण का अर्थ है कि वास्तविक परिणाम को इच्छित परिणामों के नजदीक लाना। हम क्या बनना चाहते थे और क्या बने, इन दोनों को जब हम पास लाते हैं तब हमें अपने कमियों के बारे में पता चलता है। नियंत्रण के द्वारा संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं, उन प्रयासों में अगर कोई त्रुटि हो रहा है, कोई गलतियां हो रही है, तो उन गलतियों को सुधार करके उससे सीख लिया जाता है, ताकि भविष्य में फिर परेशानी नहीं हो। यही नियंत्रण है, यही कंट्रोलिंग है। संस्था में जो संगठन है, संस्था में जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था में जो व्यक्तियों का समूह काम कर रहा है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो उनके बीच नियंत्रण भी रहना जरूरी है। इसलिए संगठन में नियंत्रण का भी होना जरूरी है। नियंत्रण के अभाव में आप संगठन को सुदृढ़ बनाने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए नियंत्रण में हम अपने गलतियों से सुधार सीखते हैं, उसको सुधार करके उस पर कार्रवाई किया जाता है, ताकि इन फ्यूचर भविष्य में हमें किसी भी प्रकार का समस्या नहीं हो। यही था कंट्रोलिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपने पढ़ा
कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्य, इसके 5 कार्य हैं: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। निर्देशन के 4 तत्व हैं: सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और मोटिवेशन। इसलिए आप अपने किताब से मेरे द्वारा जो स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है, इन चीज़ों को आप नोट करें और आपके चैप्टर के अंत में जो भी कुछ दिया हुआ है मटेरियल, उसको आप पढ़िए। सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। लगातार हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आप इससे हमसे जुड़े रहें। गुड नाइट, थैंक यू।